बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है बहुत सारी खेलों की खबरों को लेकर, लेकिन सबसे पहले पेरिस ओलंपिक्स की बात करनी है, जो कि एक शानदार मुकाबले वहां पर जारी हैं। वहां पर अगर मेडल टेबल की भी बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जापान नजर आ रहा है, जो कि 4 गोल्ड मेडल्स अब तक हासिल कर चुका है। 7 मेडल्स मजमूई तौर पर जापान ने हासिल किए हैं। इसके बाद जनूबी कोरिया 7 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 6 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तानी एथलीट्स अभी तक कोई मेडल अपने नाम नहीं कर सके। स्विमिंग के अंदर मायूस कुन कारकर्दगी रही। उसके अलावा अगर आप शूटिंग की भी बात कर लें तो वहाँ पर भी अब तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। आने वाले मुकाबलों में जहाँ पर पाकिस्तान ने कम्पीट करना है, वहाँ पर GM बशीर हैं जो कि शूटिंग में नजर आएंगे, और उसके साथ साथ अरशद नदीम जो हमारे जावलिन थ्रोअर हैं वो भी एथलेटिक्स के कॉम्पिटिशन में नजर आएंगे। और ये तमाम जो अब कॉम्पिटिशन्स रह गए हैं तो डेफिनेटली आई थिंक तमाम पाकिस्तानी कौम की नज़रें उन पर होंगी। ओवरऑल पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहले दिन एक मेजर ब्लैकआउट हुआ, पावर ब्लैकआउट, जिसको अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, उसको ना तो डिनाई किया गया ना कंफर्म किया गया। उसके बाद हमने देखा कि जितना पेरिस का मवासलाती निज़ाम है उसको नुकसान पहुंचाया गया। एक आर्सन अटैक हुआ जिसकी वजह से जितनी ट्रेन सर्विस थी, तकरीबन 8 लाख जो शहरी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए ट्रैवल करना था, उसमें तकरीबन 2 लाख तो डायरेक्टली ओलंपिक विलेज में ट्रैवल करना चाह रहे थे, वो मुतासर हुए। और उसके अलावा हमने बाद में देखा कि कुछ एथलीट्स इंडिविजुअल तौर पर भी उन्होंने कंप्लेन की कुछ ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी में भी जाती रही हैं। फिर मौसम की वजह से कुछ जो गेम्स हैं वो मनसूख कर दी गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरिस ओलंपिक्स को लेकर चलती रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुकाबले जारी हैं, बहुत सारे मेडल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हैं, और पाकिस्तान की भी कारकर्दगी मैंने आपको बिल्कुल बता दी। उसके बाद हम बात करेंगे वुमेन्स T20 एशिया कप की, जहां पर भारत का मुकाबला था श्रीलंका के साथ, और भारत की टीम अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सकी। श्रीलंका की टीम ने इस टाइटल को अपने नाम किया, फाइनल में भारत को शिकस्त दी। क्या ज़बरदस्त इनिंग्स रही चमारी अटापटू की। उससे पहले हमने उनको सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त कारकर्दगी में देखा। तो भारत के लिए बड़ा ही एक मायूस कुन मोड़ है, क्योंकि एक जब आप टीम्स की बात करते हैं तो काफ़ी मजबूत टीम नज़र आती है। लेकिन बहुत सारा क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंका की ख़वातीन क्रिकेट टीम को। अपनी होम कंडीशंस के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी रही है, एंड दे शोली डिज़र्व द फाइनल। और वो इमोशंस भी हमें नज़र आए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त फाइनल अपने अख्ताम को पहुंचा। मैं शो से पहले ही बात भी कर रहा था उस छक्के की, तो हमारी जो कप्तान है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की निशानदेही की, तो वो भी ज़रूर आपके साथ शो में शामिल करेंगे। बड़ा ही आइकॉनिक छक्का वो बन गया, तो उस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड टीम की बात करेंगे, जो कि फुटबॉल के स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप नॉर्वे में पार्टिसिपेट कर रही है। पहले मैच में उन्होंने नॉर्वे के फुटबॉल क्लब को 6-1 से शिकस्त दी, और दूसरे मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। अगर दूसरे मैच की बात करें तो 5-0 से दूसरा मैच अपने नाम किया है। तो बहुत सारी मुबारकबाद इस स्ट्रीट फुटबॉल टीम को। बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं ये स्ट्रीट चाइल्ड टीम जो है, और आगे आने वाले मुकाबलों में भी उम्मीद कर रहे हैं बेहतरीन कारकर्दगी नज़र आएगी। और हमने जिस तरह आपसे इनकी मुलाकात भी कराई थी तो यही ख्वाहिश की थी कि ट्रॉफी के साथ वापस आए, और इंशाल्लाह अब तक तो कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही है, तो इस पर भी आपको अपडेट देंगे। और उसके बाद वॉलीबॉल का रुख करेंगे, जहां पर बहरीन में एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जारी है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में कोरिया को शिकस्त दी और एक शानदार आगाज़ किया टूर्नामेंट का। और अगर पाकिस्तान के अगले मैच की बात करें तो रिवायती हरीफ भारत से खेलना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट जा रहा है। हम वॉलीबॉल की बात ज़रूर करेंगे, बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत ही खुशाइन बात है कि इनको पजीराई भी मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, और आई थिंक कंसिस्टेंसी सिर्फ दरकार है। बहुत ज़बरदस्त वॉलीबॉल टीम यूथ लेवल पर भी और जो सीनियर लेवल है वहाँ पर भी बनती जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। डेफिनेटली मेरे ख्याल से बहुत सारी खबरें स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, उनको भी साथ साथ शामिल करते रहेंगे। मैं सबसे पहले हमारे पैनल का आपसे तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट महमूदुल हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सना, सबसे पहले क्रिकेट से आगाज़ करते हैं। आई थिंक क्या शानदार परफॉर्मेंस रही। मैं और आप उस छक्के की भी बात कर रहे थे, वो भी आइकॉनिक हो गया, बट रिमार्केबल फ्रॉम श्रीलंका। बिल्कुल, आई थिंक इट वाज ऑन द कार्ड्स। जिस तरह की परफॉर्मेंस श्रीलंका की इस पूरे साल में रही है, पहली दफ़ा इंग्लैंड में सीरीज़ हराई इन्होंने T20 की, फिर साउथ अफ्रीका को हराई, पाकिस्तान के साथ बड़ा ज़बरदस्त खेले, फिर जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स था उसको जीता इन्होंने। तो एक टीम ऑन द राइज आपको नज़र आई, और बहुत अरसे तक चमारी अटापटू अकेली ही बैटिंग का लोड उठाती जा रही थी, पर उनकी कप्तानी के अंदर ये नज़र आया है कि यंगस्टर्स बड़े फ्रीडम से खेल रहे हैं। तो जिस तरह की फ्रीडम से वो खुद खेलती हैं
वो अब नज़र आता है कि टीम के अंदर भी आ रहा है। और कल तो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, 166 रन चेस करना इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट, ये कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि चमारी, मैं बहुत खेली हूँ उसके साथ और उसकी पूरी जर्नी को देखा है, तो ये एशिया कप उनके लिए उतना ही शायद बड़ा होगा जितना हमारे लिए एशियन गोल्ड था, या बहुत सी मेंस टीम के लिए वर्ल्ड कप के बराबर भी। उसका रीज़न ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एशिया में इंडिया को हराना, इंडिया बार बार आप देखें वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल्स में जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी फीट है, स्पेशली दम्बोला के पैक्ड स्टेडियम के अंदर जिसमें 70% जो थे वो फैमिली और ख़वातीन और बच्चियाँ वहाँ पर मैच देखने आई थी। तो ये पूरी जो वुमेंस क्रिकेट का फ्यूचर है, ये उसके के लिए उतना ही बड़ा इम्पैक्टफुल मेरे ख्याल से जीत है जितनी हमारे लिए एशियन गोल्ड। अच्छा, स्कोर कार्ड में देख रहा था, आपके ख्याल में जब आपने इनिशियली देखा कि 165 ऑन द बोर्ड, तो लगता ये था कि बहुत अच्छा टोटल है, बैटिंग काफ़ी अच्छी रही, 60 रन स्मृति मंदाना ने किए, ऋचा घोष ने 30 रन और रॉड्रिगस ने 29 रन बनाए, तो काफ़ी डिसेंट बैटिंग थी। आई एम श्योर कि इंडिया ने अपनी बॉलिंग को देखते हुए कहा होगा कि टोटल काफ़ी है। देखिए, आई थिंक एक तो ऋचा घोष को आउट नहीं दिया, फिर उन्होंने रन उसमें आके बना दिए, लेकिन जो आखिरी ओवर था प्रभुधानी का वो सिर्फ 7 रन का ओवर आया और 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की। वहाँ से मोमेंटम बदला है क्योंकि ये आराम से 170 180 की तरफ 175 की तरफ जा सकता था, पर वो जो मोमेंटम शिफ्ट है T20 में, जो आखिरी ओवर्स का मोमेंटम होता है और पावर प्ले का मोमेंटम हम सब बात करते हैं, तो वहाँ से मोमेंटम बदला, तो पार स्कोर था ये इसकी पिच के ऊपर। और ज़्यादा एक्सपर्ट्स की राय, मेरा अपना ये ख्याल था चमारी को एंड तक जाना पड़ेगा, बट चमारी जैसे ही आउट हुई और हर्षिता ने जिस तरह गेयर्स चेंज किए हैं, स्कूल गोइंग ये मतलब बच्चों में से है जिसने आते साथ अब आके अपने आप को इतना प्रूव किया है, और जिस तरह उसने गेयर्स चेंज किए और एक्सेलरेट किया और जिस कॉन्फिडेंस से और कमांड से वो खेली है, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया है देखने का। बिल्कुल शाह जी, क्या बात है। श्रीलंका में जब भी हम इस टैलेंट की बात करते हैं जो स्कूल क्रिकेट से आता है, शानदार कारकर्दगी, और ख़ास तौर पर जिस तरह हम बात करते हैं कि इंडिया की जो टीम है दुनिया की बड़ी वुमेंस टीम में गिनी जाती है। व्हेन यू टॉक अबाउट मेन क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट, और वो एक होता है ना ग्रास रूट्स, तो श्रीलंका में जो ग्रास रूट्स हैं वो स्कूल क्रिकेट है, और स्कूल क्रिकेट से ही टैलेंट उनको पता लग जाता है कि इसमें कितना टैलेंट है, कहाँ तक ये जा सकता है, और वो पिक करते हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे नहीं, वो पिक करते हैं और उसको ग्रूम करते हैं। और यही जिस तरह मैम ने कहा, यही अर्शिता का आपने देखा कि क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली चमीरा के साथ, तकरीबन 90 यार्ड की सेकंड विकेट की जो स्टैंड था, उसने बिल्कुल एक, मैं कहता हूँ कि इंडिया को, शायद इंडिया ये फील नहीं कर रहा होगा इंडियन वुमेन टीम, क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। आप रिसेंट टाइम में चले जाएँ तो इंडिया को हराना इतना आसान नहीं था इंडिया वुमेन टीम को, और मैं भी नहीं समझता था कि श्रीलंका जो है इस काबिल होगी वुमेन टीम के ये जीत जाए एशिया कप। लेकिन जिस तरह उन्होंने रन चेस किया, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ उनको मुश्किल हुई, यहाँ उनको इतनी मुश्किल नहीं, तकरीबन 8 बॉल बाकी बचे हुए थे, तो इतनी आसानी से और इतनी कैलकुलेटेड जाके रन चेस करना बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, मैं कहता हूँ श्रीलंकन वुमेन को, और उन लोगों को जिन्होंने इन पे क्रिकेटर्स पे काम किया और उनको इस काबिल किया कि वो एक अच्छी तगड़ी टीम को, जो एशिया की टॉप की टीम है, रैंकिंग में भी, वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप लेवल पे है, उसको अपसेट कर सकें और अपसेट करके टाइटल जीत सकें। और मेरा ख्याल है ये जो विक्ट्री है श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट को बहुत आगे तक लेके जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई करेगी, और अब श्रीलंका इस काबिल हो गया कि वो तगड़ी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को, या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों को, इंडिया जैसी टीमों को थ्रेट कर सकता है और उससे मैचेस जीत सकता है। और ये बड़ा एक, मैं कहता हूँ एक न्यू थिंग है और नई चीज़ है, जो कि पाकिस्तान को भी, मैं कहता हूँ, अब पाकिस्तान की बारी में अगर बात करें तो पाकिस्तान बड़ी अच्छा, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला और तकरीबन पाकिस्तान क्लोज हो गया था जीतने के लिए, लेकिन वो चले न जीत सका। लेकिन पाकिस्तान को भी अब इस लेवल पे क्रिकेट, अपनी वुमेन क्रिकेट लेके जानी पड़ेगी। टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट, थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए और थोड़ा हार्ड वर्क चाहिए फिटनेस पे। जिस तरह हमने कैच छोड़े अगेंस्ट श्रीलंका, वो कैच नहीं छोड़नी चाहिए थे। हो सकता है हम फाइनल खेलते, लेकिन चलें, जो बेटर टीम है और डिजर्व करती थी वो एशिया कप जीती, ये सबसे अच्छी बात। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये शाहजी ने सही चीज़ की निशानदेही की है। थोड़ा सा अगर प्रेशर हैंडलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच्योरिटी के साथ आती हैं तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। महमूद, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है श्रीलंका की। जैसा कि जो हमने कल फाइनल का मैच देखा उसमें हमें एक परफेक्ट मैच देखने को मिला, लेकिन ये श्रीलंका का ये टाइटल हासिल करना सिर्फ इस इवेंट का कमाल नहीं है। उनकी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस, फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराना और फिर एंड पे इंडिया को फाइनल में हराना,
देखा जाए तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट मिला और उन्होंने टारगेट भी अच्छा दिया, लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग स्टार्ट हुई तो श्रीलंका को पहला ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी हुआ, लेकिन उसके बाद समारा विकार्मा और अदापतो की जो इनिंग्स थी, इन्होंने श्रीलंकन टीम को एंड तक लेके गई और इनको एक इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करने में बहुत मदद हासिल की और एंड पे हमें देखने को मिला कि श्रीलंका ने अपना ये टाइटल अपने नाम कर लिया। तो देखा जाए कि तो सिर्फ ये इस इवेंट का कमाल नहीं है, जिस तरह सर ने बात की कि ग्रास रूट लेवल बहुत मैटर करता है। तो ग्रास रूट लेवल पे जब उनके मेंटोर्स, उनके कोचेस वगैरह वर्क करते हैं तो वहाँ से जो प्लेयर्स पिकअप होते हैं, फिर उन पे जो वर्कआउट किया जाता है उससे फिर हमें जो फर्दर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इससे हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है क्रिकेट की बेस में। तो इस नज़रिए को अगर हम फॉलो करें तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में ये चैलेंजिंग है पाकिस्तानी वुमेन टीम के लिए भी और अच्छी ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम के लिए भी। लेकिन महमूद, जब आप इतनी बड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि ग्रास रूट लेवल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपके माइंड में तो ये एक बात ज़रूर आती है कि मैं दुनिया की एक टॉप टीम के खिलाफ खेल रहा हूँ। लेकिन जिस तरह आपने, शाजी ने भी निशानदेही की कि अब आपने उस टीम को एक फाइनल हराया, आप टूर्नामेंट जीते, तो फिर कॉन्फिडेंस कैसा होता है कि यार मैंने इतनी बड़ी टीम को फाइनल में हराया? जब आप मोमेंटम बिल्ड करके टीम को आगे लेके जाते हैं और आप एक फाइनल टाइटल अचीव करते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी वर्ल्ड कप जीते, काफ़ी मैचेस, अच्छी सीरीज़ जीती। तो इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि श्रीलंकन की जो वुमेंस क्रिकेट टीम है उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया और एक मोमेंटम बिल्ड किया। ये नहीं कि लक बेस पे उन्होंने टाइटल विन कर लिया, लेकिन उन्होंने ऑल द मैच में परफॉर्म किया और उस लिहाज से उन्होंने टाइटल को विन किया। तो इस लिहाज से हमें ये देखना चाहिए कि उनकी बेस कहाँ से स्टार्ट हुई, ग्रास रूट लेवल क्यों मैटर करती है। बिल्कुल। तो इस बेस पे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट जो है वो बहुत अहम है। बिल्कुल, बार बार हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल क्रिकेट, बट वहाँ पर हमें जिस तरह महमूद ने कहा इम्प्लीमेंटेशन नजर आई। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं इस एक और प्लेयर की निशानदेही यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी जो छक्के की बात कर रहे थे, कविशा दिलहारी जो हैं, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर अब वुमेंस श्रीलंका वुमेंस की आगे फ्यूचर के लिए होंगी। 2 विकेटें भी इन्होंने हासिल की और जिस वक्त ये बैटिंग करने आई उस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि अटापट्टू आउट हो चुकी थी और 70 रन चाहिए थे कुछ 40 बॉलों पे। इन्होंने 30 रन बनाए 16 बॉलों पे, एग्जैक्टली वो परफेक्ट इनिंग्स जो इस वक्त इनको खेलनी थी 4 नंबर पे आकर। तो ये जो मिडिल ऑर्डर में आके फ्रीडम से खेलना है वहाँ पे पाकिस्तान लैक कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो इसीलिए मैं गई थी निदा को ऊपर आना चाहिए, जो मैं आपसे बात की थी, और आखिरी मैच में वो आई भी और हमने रन अच्छे बनाए। फर्क पड़ा। तो यहाँ मिडिल ऑर्डर 4 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको या तो बिल्कुल सिंगल्स डबल्स करके पार्टनरशिप बनानी होती है या फिर ऑल आउट जाना होता है। तो ऐसा प्लेयर जो दोनों कर सके वो आपके 4 नंबर का प्लेयर होता है। तो ये इतनी ज़बरदस्त इनकी इनिंग्स थी, 30 बॉलों पे 30 रन बनाए 16 बॉलों पे, और जो आखिरी छक्का है वो मैं आपसे यही बात की थी जैसे MS धोनी का वो वर्ल्ड कप का छक्का था ना, खड़े खड़े मिड ऑन के ऊपर से, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और ये 2018 में इनका डेब्यू था, वर्ल्ड कप पहला खेली थी, और ये मलिंगा का जो गांव है उसी से, छोटे से गांव से इनका ताल्लुक है। स्कूल क्रिकेट के थ्रू एज ए मीडियम पेस बॉलर आई थी। मेरी स्टोरी इनसे थोड़ी थोड़ी मिलती है क्योंकि इंजरी के बाद, बैक की इंजरी के बाद ये भी ऑफ स्पिनर बन गई। तो बड़ा मज़ा आता है प्लेयर्स की ये जर्नी देखने का और फिर मिडिल ऑर्डर में आके इस तरह के रन्स बनाना। तो मैं सिर्फ चाहती कि उनका भी जिक्र ज़रूर करें क्योंकि ये 30 रन बड़े ज़रूरी थे। यहाँ पर अगर कोई आके 16 बॉलों पे 16 रन करता तो पूरा मैच, और इवन मेरे ख्याल से आपने कहा चमारी की विकेट के बाद तो वैसी मोमेंटम शिफ्ट हो गया जी, दूसरी साइड ने कहा होगा कि भाई हमने, तो वो तो जो खेल रही थी हर्षिता, तो क्योंकि रन उसकी अंडर द बेल्ट थे, उसके लिए एक्सीलरेट करना इतना मुश्किल नहीं था, पर इनकी इनिंग्स मेरे ख्याल से बहुत ही वाइट। बिल्कुल, उसी ने मेजर फर्क डाला और इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो बहुत सारी और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी है। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारी मजीद चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, क्रिकेट की गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मलिक खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि श्रीलंका और इंडिया के फाइनल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद आप एक जो खबर का ज़रा एक निशानी आपने दी हमें, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन पहले ये बताएं कि कैसा देख रहे हैं फाइनल को, क्योंकि श्रीलंका की टीम, हम बार बार भी ब्रेक से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि आप इंडिया जैसी एक क्वालिटी टीम को जब हराते हैं तो कॉन्फिडेंस तो ओवर द मून है, लेकिन क्या ज़बरदस्त कारकर्दगी रही।
नहीं बिल्कुल, देखिए ऑल क्रेडिट जाना चाहिए श्रीलंका को, जिस तरह से उन्होंने अपनी विमेन क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है, खासकर देखिए यंग लेग्स के साथ, और जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड हुई आते के साथ ही उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। नहीं क्रेडिट जाना चाहिए। आपको पता है कि हमेशा से इंडिया की टीम जो विमेंस क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा टफ टीम रही है, और स्पेशली इंडिया को जाके सब कॉन्टिनेंट में हराना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा क्रेडिट जाता है श्रीलंकन टीम को, जिस तरह से पूरी जेलो के खेली, पूरे ऑल डिपार्टमेंट से इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, और जिस तरह से देखें कि ये पार्टनरशिप भी बिल्ड हुई बड़ी अच्छी इन्होंने। और देखें ये सारे जो हैं, जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि सना ने भी कहा कि ये स्कूल गोइंग है, और उनका काफ़ी ज़्यादा खासकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर विमेन क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। स्पेशली वहाँ पे क्लब क्रिकेट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है, फिर नीचे ग्रास रूट पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और जिसके उनके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। सना, मैं चाहूँगा आप ये ग्रास रूट लेवल की भी निशानदेही करें, और अभी आपने एक और भी चीज़ का जिक्र किया ब्रेक से पहले, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर है। आई थिंक ये चीज़ हम बार बार ये बात तो ज़रूर कर लेते हैं कि जी आप अच्छे पे मास्टर्स हैं कि नहीं, बट एट द एंड हम ये नहीं समझ पाते कि उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट जो है वो साइकोलॉजिकली और प्लेयर कॉन्फिडेंस के ऊपर कितना होता है। बिल्कुल, ये मैं अभी जब क्वालिफायर्स में गई थी तो श्रीलंका की जो कैप्टन है चुमारी अट्टापट्टू, उनके साथ मेरी डिस्कशंस हो रही थी, तो मुझे इस दफ़ा पता चला कि उनका जो खाली उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है वो मेंस क्रिकेट के बराबर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाकी जितनी भी वुमेन क्रिकेटर्स हैं टीम में, जितने लोग हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट अलग है। अब इसको प्रिसीव भी आप कैसे करते हैं? पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो पीछे पड़ जाएं, जी फेवर दे दिया, ये कर दिया, बट आप जब चुमारी अट्टापट्टू को रखते हैं वुमेन्स क्रिकेट की दुनिया के अंदर, तो वो एक ऐसी प्लेयर हैं जो मुकाबला करती हैं ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट, इंग्लैंड की बेस्ट, हर प्लेयर का मुकाबला वो कर सकती हैं। तो उनको एक एलिवेट किया गया है। जब अब ये आपने कर दिया है, इसका इफेक्ट आपके यंगस्टर्स पे ये आएगा कि वो भी चाहेंगे कि हम भी ऐसा परफॉर्म करें ताकि हम भी इसमें से निकलें। डिफरेंस इतना होता है कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो एलीट प्लेयर है लड़कियों की, उसका 3 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट है, और लड़कों में डी ग्रेड जो प्लेयर है उसका 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, तो ए का 6 मिलियन है। सो आप वो जंप देखें कि अगर आप एक प्लेयर को देते हैं और बोर्ड कहता है अगर आपकी फिटनेस, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्किल इस लेवल पे जाएगी, हम आपको इस लेवल पे लेके जाएंगे, तो आप मोटिवेशन सोचें नीचे से प्लेयर्स की। तो एक तो ये बात है। दूसरी ऑब्वियसली चीज़ ये नज़र आती है कि श्रीलंका में स्कूल क्रिकेट के ऊपर, जो उनके ग्रास रूट के ऊपर, उनकी टेक्निक के ऊपर और फॉर्म के ऊपर बहुत काम किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको शेडो प्रैक्टिस कराएंगे, उनकी कवर ड्राइव्स, उनकी जो आप उनका बैटिंग स्टाइल देखें, टेक्निकली श्रीलंकन प्लेयर बहुत साउंड होता है। इनमें फ़र्क है कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। तो वो दोनों चीज़ें जब एड अप हो जाती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। और तीसरी चीज़ की बात मैं ज़रूर इधर करना चाहूँगी कि एक और चीज़ का फैक्टर, कल इंडिया की फील्डिंग तो काफ़ी ख़राब थी। कल इंडिया के स्पिन अटैक मुझे बहुत ही कमज़ोर लगा है। कभी भी मैंने इतना कमज़ोर इंडिया का स्पिन अटैक नहीं देखा। एक इंजरी भी थी, वो भी वजह थी, पर सीनियर कुछ स्पिनर्स को बिठाया गया। ये टीम बिल्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है वर्ल्ड कप के लिए इनको अपने एक्सपीरियंस स्पिनर्स को लाना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसीलिए श्रीलंका ने स्ट्रगल किया। हमारे स्पिनर्स अब मैच्योर हो चुकी हैं। सादिया इकबाल की आप बात करें, नशरा संधू की बात करें, रूप की परफॉर्मेंस अच्छी है, हुमायमा ने ठीक बॉलिंग की है, निदा आपके पास है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका अच्छा था। इंडियन स्पिनर्स तो कुछ भी बॉल उन्होंने इस पिच पे ब्रेक ही नहीं किया, वो बस सीधा सीधा फेंकते रहे, तो उसका भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है श्रीलंकन बैटर्स ने। शाह जी, आप इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो चीज़ आई थिंक एडमेंट है कि जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो दुनिया में शायद फेड होता जाए, बट श्रीलंका में आपको नज़र आता है आज भी वही पुरानी क्लासिकल क्रिकेट। आप एल्बो के साथ उन प्लेयर्स को देखते हैं, जयवर्धना, संगकारा को हमने देखा, उपल तड़ंगा बहुत ज़बरदस्त थे। तो वो टेक्स्ट बुक क्रिकेट का जो मॉडल अभी तक कैरी होता आ रहा है। और फिर ये जो हम बार बार आई थिंक बहुत ज़्यादा हमने इस पर बात की है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ा मैटर करते हैं कि आप अपनी वुमेन्स टीम को कितना कॉन्फिडेंस। देखिए, हम इसको थोड़ा सा अपने से कंपेयर करें तो यहाँ आप ओवर द ईयर्स आप देखें कि कितने आपके क्रिकेटर्स ख़राब हो गए। उनका बॉलिंग एक्शन ठीक कराते कराते उनको ख़राब कर दिया गया, क्योंकि राइट एज में उनका एक्शन ठीक नहीं कराया गया। और यही जो टेक्निक ख़राब होती है, जाके आप 22-23 साल का आप लड़का देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए, उसकी टेक्निक ठीक नहीं होती। मतलब है वो टेक्निक जो आपको ट्रू टेक्निक एक चाहिए, जिस तरह आपने श्रीलंका की बात की, उन जयवर्धने और बड़े बड़े उनके प्लेयर्स की बात की, उस तरह की टेक्निक आप अगर सीखना है और आपने सिखानी है प्लेयर को, तो फिर आप वो अंडर 17 अंडर 16 लेवल पे आप उसको सिखा सकते हैं। वहाँ से वो टेक्निक पे काम करे तो 1-2-3 साल उसको लगते हैं और टेक्निक ठीक हो जाती है। कोई भी क्रिकेटर हो, मतलब है जो जिसमें टैलेंट हो, उसमें कोई ना कोई लूप होल होते हैं, कोई ना कोई वीकनेस होती है। उस वीकनेस को आप जाके फिर बड़ी एज में उसको ठीक करना, उसका बॉलिंग एक्शन ठीक करना, उसकी डिलीवरी स्ट्राइड को ठीक करना,
या उसका और रन अप को ठीक करना, ये चीज़ नामुमकिन हो जाती है। फिर वो अपनी पेस भी छोड़ देता है, बॉलर पेस भी छोड़ देता है और फिर कहीं का नहीं रहता। एक नहीं बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान में कि लड़के आए और चले गए और फिर उनका या वो इंजर्ड हो गए। अब आप रिसेंटली सानोला को देखें, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। जायद को देखें, क्या थे वो भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो बड़ी एज में जाके उनको बताया गया कि यार आपका तो ये स्ट्रेस बड़ा बैक पे पड़ेगा, इस सेक्शन में आप बात करेंगे, वो ख़त्म हो गया किस्सा। इसी तरह बड़े और बॉलर हैं, और आप 90s में चले जाएं तो ऐसे बड़े बॉलर नज़र आते हैं। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अच्छा कोच जो है वो अंडर 16 अंडर 17 लेवल पे वो ट्रेनिंग नहीं कराता। अच्छे कोच का मतलब है जिसको पता है टेक्निक क्या होती है, जिसको पता है किस तरह ठीक करना है टेक्निक। अगर वो आपकी जूनियर प्लेयर, लेकिन शायद मेरा एक और भी इसमें सवाल है आपसे भी, मैं खुरम से भी यही सवाल लेकर जाऊंगा कि फिर इतने अरसे से ये देखें, ये बड़ा आई थिंक एडमेंट है सबके सामने कि एक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसको कभी हम एनसीए कर देते हैं, कभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो इतने अरसे से क्या प्रोड्यूस करता रहा है वहाँ पे, जो इतनी फंडिंग, इतना जो एक आपने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसने क्या किया पाकिस्तान? अच्छा, एक तो मैं नहीं समझता कि ये जो कोचेज हैं लेवल 3 लेवल 4 किया हुआ, इनको नो आओ सही तरीके से है क्रिकेट की। आई डाउट इनको ले जाएं आप, ये सब आपके जो लेवल 4 और लेवल 3 किया हुआ है, इनको जाके इंग्लैंड की जाके लेवल 3 और लेवल 4 कराएं। अगर वो क्लियर होके आते हैं तो फिर आप बेशक उनको यहाँ पे लगाएं। ये जो हम अगर इन कोचेस से ही हमने ट्रेनिंग करानी है, मैं थोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 ऐसे कोचेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर की बात मैं कर रहा हूँ वो इस लेवल के नहीं है कि आप उसको अंडर 19 में भी आप लगा सकें। तो वहाँ पे फिर मसला बनता है कि वो आपका प्लेयर जो है जूनियर लेवल पे तैयार नहीं होता, उसकी टेक्निक्स ठीक नहीं होती, उसमें पैशन नहीं आता है, उसका स्टेमिना भी, ट्रेनर भी ऐसे नहीं होते कि उसका स्टेमिना इम्प्रूव कर सकें, उसके साथ फिजिकली उसको फिट कर सकें, और हम जाके फिर स्ट्रगल करते हैं सीनियर लेवल पे। ये एक पूरी एक कोऑर्डिनेशन होता है जूनियर से लेके, जिस तरह आप अंडर 13 में अगर जिस तरह क्रिकेट बोर्ड कराता है, टूर्नामेंट्स कराता है, अंडर 13 में आप टैलेंट देख सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं कि टैलेंट आगे जाएगा, तो उसको वहीं से ट्रेनिंग आप क्यों नहीं शुरू की? जरूरी नहीं उसने 1 विकेट ली, 2 विकेट ली, 3 विकेट ली, ये मैटर नहीं करता। क्या रिजल्ट्स मैटर करते हैं? ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि अच्छी नजर हो आपकी और उसको आप पिक करें, और उसको पिक करके फिर उसको ग्रूम करें, उस पर टाइम लगाएं, उसको अगर जिस सिटी का है वहीं उसको ये चीज़ सारा एक्सेस मिलनी चाहिए, ताकि अगर आपने अपना बेस ठीक करना है, वो बेस पाकिस्तान में क्रिकेट का ठीक नहीं है, जिससे बाद में आके बड़ी लेवल पे आके सीनियर लेवल पे आके बड़ी मुश्किलात होती है। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से सबके सामने कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है खुरम। ये जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो कभी एनसीए कभी एनएचएमपी के नाम से हम जानते हैं, इसको किस तरह, क्या मॉडल था, और फिर बात ये ज़रूर करनी, एक छोटा सा आई थिंक एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है कि ओवर द ईयर्स इसने क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। देखें, थोड़ा सा मैं स्टार्टअप बताऊं, जब ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना एनसीए जो है, तो इसके अंदर आपको पता है कि सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अंदर जिम की फैसिलिटी भी है, स्विमिंग पूल की भी है, इंडोर की भी है, बॉबोर में अकेडमी बनी हुई है, सना वगैरह ने खुद वहाँ प्रैक्टिस वगैरह भी की हुई है। फिर इसके अलावा देखें, सबसे मेजर चीज़ उनके पास वहाँ पे पूरा डाटा कलेक्शन यूनिट है, जिसके अंदर आपके एनालिस्ट विंग बैठे हुए हैं, और ओवर द ईयर्स जो है वहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ज़ुबैर जो उनको तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मोहम्मद तला हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल भी करते हैं, फिर उस्मान हाशमी हैं, तो सारे इनके पास जितने भी मैचेस होते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक के, ओवरऑल दुनिया में जितनी भी लीग्स वगैरह होती हैं, इंटरनेशनल होती हैं, वो उनको मॉनिटर करते हैं, पूरा उनका डाटा होता है, और हर टीम के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। और काफ़ी सारे इसके अंदर पास्ट में जो हैं बहुत अच्छे, इसमें जब मुदस्सर नज़र साहब वगैरह थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस कोचेज़ वगैरह भी थे, और अली ज़िया साहब थे मरहूम, जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्लान्स करते थे अपना प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से। दूसरे अभी रिसेंटली आपको पता है कि बीच में थोड़ी सी जब 2019 के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ, तो इसको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दिया गया। फिर उस वक्त से प्रोग्राम्स को काफ़ी स्टॉप मिल गया। फिर अभी दोबारा जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दोबारा री इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। खासकर मैं विमेन क्रिकेट के हवाले से ही बात करूँगा कि लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस हुआ था कि इसके अंदर भी इन्होंने बजट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट में जो है 85 प्लेयर्स को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, एक खुशाइन बात है। और इसके अलावा आप देखें फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है कि इसमें काफ़ी सारे मैच होंगे, खाली विमेन के नहीं, पाकिस्तान अंडर 19 के भी, पाकिस्तान ए के भी, और पाकिस्तान के अंदर भी ए टीम्स जो हैं ट्रैवल करेंगी। फिर आपको पता है कि अपकमिंग जो है चैम्पियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान के होनी है, ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी है। फिर जो भी प्लान हो उसको लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसके अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए, और पूरा फुली एम्पावर करना चाहिए। बिल्कुल, यानी आपकी तरफ से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को ग्रीन लाइट है? नहीं, मेरी तो ग्रीन लाइट नहीं, मैंने कहा अब जो उन्होंने अगर दिए हैं तो रोल मॉडल जो भी दिया है, तो उनको आपने प्लान को
फुली फ्लैश जो है लेकिन लॉन्ग टर्म मेरा करना देखिए मेरा सवाल इतने अरसे से क्या उसने वो रिजल्ट प्रोड्यूस किया कि नहीं किया? नहीं, Let's be honest. इसके अंदर भी देखें काफ़ी सारी चीज़ों के बाद से क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह से अभी आपने बॉलिंग एक्शन की बात की, अगर फास्ट में भी जाते हैं तो अनवर अली एक बॉलर थे, जब वो आए उनका बॉलिंग एक्शन किस तरह से था, शाह साहब भी ज़्यादा इस चीज़ को बता सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनका बॉलिंग एक्शन जो है इन स्विंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। और फिर सही उन्होंने कहा कि जब आपके यहाँ पे आता है, लेकिन हर तरह की आपके पास फैसिलिटी भी है, और पाकिस्तान के अंदर जो है 13 जो है मास्टर कोचेज़ हैं जिन्होंने लेवल 4 किया हुआ है। फिर उसके अलावा दूसरा जो कोचेज़ हैं लेवल 3 किया, और लेवल 2 से देखें आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जो बहुत आपको ज़्यादा नजर तादाद है, आएंगे, बहुत बड़ी इंक्लूडिंग मैंने खुद लेवल 2 किया। अच्छा, तो बहुत बड़ी तादाद नजर आती है, बट खैर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं भाई, उन्होंने ग्रीन लाइट दी है। लेकिन आई एम श्योर कि हमने इस पे पहले भी बात की थी कि खैर वो रिजल्ट्स तो नहीं प्रोड्यूस हुए जो शायद किसी ने इन्विजन किया होगा इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर से बनाने। देखिए मैंने खुद बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ एज अ प्लेयर वहाँ पर, क्योंकि उसका रीज़न बहुत बड़ा ये है कि मैं लोकल लाहौर में बहुत अच्छा क्रिकेट खेली। तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब है वो पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए उतना ही ओपन हो, वो एक रीजन के लिए ओपन ना हो। तो मैक्सिमम फ़ायदा तो सिर्फ लाहौर के प्लेयर्स उठाते हैं वहाँ पर, अनलेस आपका कोई कैंप लगा हो और प्लेयर्स को बुलाया जाए। तो वो जो प्रोग्राम्स होते हैं कि रेगुलरली प्रोग्राम्स, तो वो मेरे ख्याल से मुदस्सर नज़र साहब के टाइम पे सबसे ज़्यादा चले और बड़े इफेक्टिवली चले। अली ज़िया का भी जैसे जिक्र किया, मरूम उनके टाइम पे भी अच्छा काम हुआ। बट ओवरऑल जो एक प्रेस्टीज होती है एक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ है। उसका रीज़न ये है कि जो आपके वहाँ पर कोचिंग स्टाफ है वो कोई परमानेंट बेस पर वहाँ नहीं है। आपके पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है जिसका आपको पता हो कि जी अगर मेरी बॉलिंग ख़राब होगी तो ये बंदा मेरी बॉलिंग ठीक करा देगा, ये मेरी बैटिंग में कोई फ्लॉ आएगा ये बंदा ठीक करा देगा। उधर होता ही है कि नाम तो रखे हुए हैं डिफरेंट कोचेज़ के, पर वो उनकी हमेशा कोशिश होती है हम किसी टीम के साथ निकल जाएं। वो जब चले जाते हैं तो जो पीछे कोच रह जाता है वो फिर ऑल एंड ऑन हो जाता है, चाहे वो बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है। प्रॉब्लम अगर एक बैटर की आ गई है, वही बॉलिंग कोच उसको बैटिंग भी वो ऑलराउंडर फिर बन वो ऑलराउंडर बन जाएगा। तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ये काम नहीं होता। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की आप जब बात करते हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे स्पेशलाइज कोचेज और ट्रेनर्स होते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान से वो केटर करते हैं। किसी भी प्लेयर की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्लेयर का कोई एक्शन में प्रॉब्लम आएगा, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आएगा, वो स्पेसिफिक उस फील्ड को वो बंदा ट्रीट करे। टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है मेरे नज़दीक, जो भी लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, आपका रिकवरी जो है वहाँ पर पूरा नहीं है। छोटा सा पूल है, मेरे ख्याल से स्टेबल से थोड़ा सा बड़ा होगा। आप सोचें कि आपके जब टीम आएगी, कैंप लगता है, तो आपके 5-10 लेंथ्स तो बंदे को कर लेनी चाहिए ना कम से कम। तो पूल रिकवरी आपकी बड़ी छोटी है। आपके पास और फैसिलिटीज़ जो रिकवरी से रिलेटेड फैसिलिटी है, हमारे दिमाग में रिकवरी अनफॉर्चुनेटली क्या है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जाके सो जाओ, या मालिश करा लो, या थोड़ा सा पूल में एक जंप लगा दो। जो रिकवरी है मसल की, एथलीट की, वो अब दुनिया में टेक्निकली बहुत आगे निकल चुकी है। तो उसके ऊपर हमें मेरे ख्याल से ज़रूर काम करना चाहिए। जिम भी हमारा डिसेंट है, वहाँ पर नेट्स भी काफ़ी डिसेंट है, उस एकोमोडेशन भी डिसेंट है जिसमें आप सारा कुछ कर सकते हैं। पर आई थिंक रिकवरी के ऊपर और न्यूट्रिशन को भी मजीद बेहतर बनाया। बिल्कुल, आई थिंक सना ने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की है जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बेहतर हो सकती हैं। खुरम ने भी जिस तरह कहा कि विजन तो ज़रूर है, जिस तरह हम देखते हैं कि क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, आई एम श्योर कि इस तरफ भी अब एक और विजन आया है जो आपसे पहले भी हमने जिक्र किया था कि कुछ मुख्तलिफ शहरों में अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया है। तो मेरे ख्याल से विजन तो ज़रूर है। अब अगर ये इम्प्लीमेंटेशन फेज इसमें प्रॉपर होती है तो काफ़ी फ़र्क हमें मुख्तलिफ शहरों में ज़रूर नज़र आ सकता है, और मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है कि आप मुख्तलिफ शहरों में हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बना दें। अब जनाब रुख करते हैं नॉर्वे का, जहाँ पर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल कप जो है वो जारी है, उसके बारे में हमने ज़रूर गुफ्तगू करनी है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एंकर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और इस वक्त फुटबॉल टीम के साथ हैं जनाब सईद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद भाई, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अवैस। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद हो, ये जो 2 कामयाबियां मिली हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। क्या मोराल है टीम का, कैसे रहे दोनों मैचेस? बड़ा ज़बरदस्त मोराल है पाकिस्तानी टीम का। यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करूँ तो इस वक्त टीम आपको सैर फहरिस्त नज़र आती है। टोटल 5 टीम एक ग्रुप के अंदर है। पहले मैच में आपको पता हमने 6 गोल स्कोर किए थे। दूसरे मैच में आज एक बड़ा तगड़ा मैच था। वेंडेंसन वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स है यहाँ पर नॉर्वे की। अगर बात करें प्रीमियर लीग की टीम है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर। हमने आज 5-1 से कामयाबी हासिल की। इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए, और खास करके अगर गोल की बात करें, कल भी ऑन लाइटर नोट हम सारे बात कर रहे थे कि अवैस ने बहुत अरसे के बाद गोल्स जो थे वो देखे होते हुए।
खुशी हुई पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट भी कर रही है, पीछे हमें सपोर्ट नजर आ रही है और आने वाले आगे फ्यूचर की अगर बात करूं तो इंशाल्लाह ताला एक ब्राइट आपको नजर आता है। लेकिन जो एक लेगेसी हमने पिछली दफा नॉर्वे कप में कैरी की थी पाकिस्तान टीम ने, इस दफा भी दुआ है कि पाकिस्तान टीम गोल्ड जीत के वापस पाकिस्तान आए। रनर्स अप तो हमेशा ही रहे हैं, लेकिन गोल्ड जो उनका इस दफा इंशाल्लाह नजर आ रहा है कि हम जीत के आएंगे। अवैस अवैस की आवाज़ खैर मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। मैं आई एम श्योर कि वी कैन गेट दिस सॉर्टेड, बट मेरे ख्याल से वैसे कुछ चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे, आप तक तो आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी। जिस तरह कॉन्फिडेंस की हमने पहले भी बात की थी, हमने इस टीम से भी मुलाकात आपकी कराई थी, तो वैसे ये बताइएगा अब आने वाले जो मैचेस हैं उनको कैसे देख रहे हैं। हमने पहले भी बात की कि एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के साथ ज़रूर रहा है, इससे पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो ओवरऑल जो हमने बात की थी कि ये जो इस तरह का एक टूर्नामेंट होता है वो इन बच्चों का लाइफस्टाइल खास तौर पर उस रीजन को कैसे चेंज करता है जहां से ये आते हैं। अगर इस टूर्नामेंट की बात करूं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटबॉल यूथ टूर्नामेंट होता है दुनिया के अंदर। हम अंडर 17 कैटेगरी में इसको शिरकत कर रहे हैं और लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा हम रनर्स अप थे, इस दफा इंशाल्लाह गोल्ड की हमारी कोशिश है कि हम जीत सकें। 2 मैचेस जीत के तो हम लोग पॉइंट्स टेबल पे अप हैं। कल बड़ा तगड़ा अपना मैच होगा। इकेबर्ग वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉल ग्राउंड इनका यहाँ पर होता है जहाँ पर प्रीमियर लीग की टीम्स खेलती हैं, वहाँ पर हमारा कल मैच खेला जाएगा। इन बच्चों की अगर बात करूं तो मैंने नॉर्वे की स्पेसिफिकली बात करें क्योंकि आपको पता है यहाँ पर विंटर स्पोर्ट ज्यादा खेली जाती है, उसके बाद फुटबॉल को ज्यादा पजराई मिलती है और बहुत से बड़े प्लेयर्स भी नॉर्वे की टीम के लिए खेलते हुए हैं, जाके प्रीमियर लीग वगैरह खेल रहे हैं दुनिया के अंदर। लेकिन ये बच्चों के लिए लाइफ चेंजिंग इसलिए क्योंकि स्ट्रीट कनेक्टेड किड्स हैं, आपके पास प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। कोई कहीं पर काम करता है, वो कहीं जॉब करता है, मोटरसाइकिल करते हैं, कुछ अपना रेडियां चलाते हैं। लड़कों की जिंदगी किस तरीके से बदलती है, लिटरली ये टूर्नामेंट्स करते हैं। ये वो लड़के हैं जो कि जब मुझे याद है जब कहीं से पिक किया जाता था तो कैंप में लेके आया जाता था, तब इनके बारे में एक बुरा जो उनसे सोचा जाता था, खास करके उस इलाके के अंदर कि यार ये लड़का काम नहीं करता, ये नहीं है, वो मामला है, गलत डायरेक्शन में शायद पड़ गया। लेकिन जिस वक्त इनको राइट ट्रैक पे लाया जाता है, स्पोर्ट्स के थ्रू इनको एम्पावर किया जाता है और जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर कम्पीट पाकिस्तान का जब टैगलाइन साथ आता है, मीडिया के अंदर न्यूज आती है, लोग यहाँ पर आज भी लिटरली आज का अराउंड कोई जो काउंट हमने किया था जो हमें था 3000 प्लस पाकिस्तानी अवाम आज आई हुई थी इनको सपोर्ट करने के लिए। तो एक पूरी की पूरी जर्नी इस बच्चे की चेंज होती है जब वो अपने इलाके में जाता है चैंपियन बन के। तो बहुत से बच्चे जो लिटरली आउट ऑफ स्कूल गोइंग होते हैं वो देख के इन बच्चों को कहते हैं कि यार हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं इसकी तरह। बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान की। लेकिन फिर मैंने कहा कि खुशी है गोल स्कोरिंग देख के और खास करके इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे हम लीड कर रहे हैं। दुआ है कि इस दफा पाकिस्तान गोल्ड जीत कर वापस आए। बिल्कुल ऐसे ही है, और दो कुछ पिछली ऐसी इंटरनेशनल कैंपेन्स थी जिसमें हमने आपको ठीक ठाक यहाँ पर टफ टाइम दिया है। आई एम श्योर यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा और आप उसके अमेंड ज़रूर कर रहे हैं, बट अब आपने क्योंकि जिक्र कर दिया है कि क्राउड की सपोर्ट जो है, और ख़ास तौर पर मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी इसी टीम के साथ, जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए। तो लग नहीं रहा था कि वो जो हिचकिचाहट होती है कि यार टूर्नामेंट है, कोई प्रेशर होगा, तो लगता यही था कि शायद वो कॉन्फिडेंस लेवल अब इतना ज़बरदस्त चला गया कि एंजॉय कर रहे हैं अपनी फुटबॉल को। ऑन द लाइटर नोट मुझे याद है जब हम यहाँ पर आ रहे तो शाहजी बैठे हुए थे, शाहजी और सना भी सलाम भी है, और मुझे वो कह रहे थे कि अवैध देखिए वहाँ ना कुछ लेके छाछ थी, यहाँ की फुल स्कोरिंग नहीं होती थी। डर भी था कि या अल्लाह इज्जत बचा के रखी। लेकिन जिस तरीके से हमारे लड़कों ने यहाँ परफॉर्म किया, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी वो ये था कि अहमद भी क्योंकि यहाँ पर बेसिकली है तो क्योंकि समर वेकेशन है, लेकिन आपको पता है यहाँ टेम्परेचर 19-20 के करीब होता है और लिटरली स्टिल ठंड है लड़कों के लिए, क्योंकि हम लोग आपको पता है वार्म कंडीशन के अंदर प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। आपसे भी जब मेरी उस दिन बात हो रही थी, फ्लाइट्स का कुछ इशू बना हुआ था, जब आपने कहा था क्लाइमेटाइज वैसे एक बहुत बड़ा आपको पता है चैलेंज होता है, लेकिन पहले मैच के अंदर इन लड़कों का मुझे लगा नहीं कि क्लाइमेटाइज का कोई इशू बना है। जिस तरीके से ये खेले हैं यहाँ पर, फिर पाकिस्तानी अवाम की इन लड़कों का सिर्फ एक ही चीज मुझे जो सबसे खूबसूरत लगी थी, इस दफा जब नॉर्वे के एयरपोर्ट पर हम उतरे ऑस्लो में, पाकिस्तान टीम यहाँ बहुत कम आपको पता है खेलने आती है, जो वहां पर इमिग्रेशन के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए थे, जो एक ऊंची आवाज सुनाई दी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने वैसे ही अपना जो होता है ना कि खून आपका गरमाता है एकदम कि यार हाँ यहाँ पाकिस्तानी सपोर्ट के लिए बैठे हैं। और एक ही बात लड़कों की होती है कि जिस तरीके से आप पिछली दफा परफॉर्म करके गए थे, इस दफा भी परफॉर्म करें। हमने पूरा परसेप्शन पाकिस्तान का यहाँ चेंज किया था, क्योंकि पाकिस्तानी को एक ताना मिलता था कि आप क्रिकेट लविंग नेशन है, फुटबॉल के अंदर आपका काम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लड़कों ने पिछले टूर्नामेंट में परफॉर्म किया था, सिल्वर मेडल अपने नाम किया, इस दफा उम्मीद है अंडर 17 कैटेगरी में हम लोग इंशाल्लाह ताला गोल्ड मेडल लेके वापस आए। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, और हमारी जानिब से आपको और टीम को ऑल द बेस्ट।
जी, सईद मोहम्मद अवैस को आपने सुना, कोशिश तो इन्होंने वो 7 के हिंसे की बड़ी की है, बट 5-1 से ज़बरदस्त मुकाबला जीता है। पिछले मैच की भी बात करें तो 6-1 से इसको अपने नाम किया, ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। बहुत ही खुशाइन बात है, अगर इतना ज़्यादा क्राउड पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने आया है तो मेरे ख्याल से इन बच्चों का कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया होगा। तो 2 विक्ट्रीज आ चुकी हैं, बट जिस तरह वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में क्राउड आया है और ये बच्चे इनमें से काफ़ी पहली दफ़ा जो ऐसी कैंपेन का हिस्सा बने, तो डेफिनेटली जब आप देखते हैं कि आपके लिए इतना सारा क्राउड जो है वो आपको बैक करे, एकदम से कॉन्फिडेंस तो चेंज हो जाता है। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये मुस्लिम हैंड्स का, इन बच्चों को सपोर्ट करना। और नॉर्वे हो या आयरलैंड हो या यूरोप में इस तरह के ममालिक होते हैं, ये स्पोर्ट्स को वैसे ही बड़ा पसंद करते हैं। और जब आप स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की टीम वहाँ लेके जाते हैं तो एक बड़ा सॉफ्टवेयर इमेज आपका पाकिस्तान का जाता है कि हम ये बच्चे जो सबसे ज़्यादा शायद जिनके ऊपर कम से कम अटेंशन है, निगलेक्टेड जगह पर हैं, वहाँ से उठा के आप उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ये काम बड़ा ज़बरदस्त है। और अवैस की भी मैं तारीफ़, वैसे तो हम उसकी किट लगाते रहते हैं पर तारीफ़ बनती है यहाँ पे कि अच्छी कमिटमेंट है उस अवैस की भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेन टीम फुटबॉल के साथ भी एज मैनेजर रहे और अब सारे कामों के साथ साथ वो कोशिश करते हैं कि इन बच्चों के साथ रहे। तो ये अच्छा रोल मॉडल है, ख़ुद वो क्रिकेट खेले हुए हैं, उनको स्पोर्ट्स की समझ है। तो ऐसा जब एक रोल मॉडल या एक एल्डर आपके साथ इस ग्रुप अंडर 18 अंडर 19 बच्चों या अर्ली 20s में जाता है तो ये भी बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस है। तो अच्छा लग रहा है कि आपस में जेल किया हुआ है और परफॉर्मेंसेस अच्छी हो रही हैं। तो हमारे मुल्क का फ़ख्र है और हम सब बड़ा प्राउड फील करते हैं इनको देख। बिल्कुल। और शाह जी आपके लिए तो खास पैगाम है, वो कह रहे हैं कि हम अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, नहीं, तो शायद नहीं। पिछले वाले अब हम अच्छे 2 मैच जीते हैं। और बात करूंगा मैं क्राउड की, जब आप कहीं जाते हैं यकीन करें, पाकिस्तान की कोई टीम भी पूरे वर्ल्ड में किसी जगह भी जाती है, अब जब आप पाकिस्तानियों को पता लगता है जहाँ रह रहे हैं, एक्सपर्ट्स रह रहे हैं, वो ज़रूर आते हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं भी है, टाइम निकाल के आते हैं और बूस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने प्लेयर्स को। और ये बड़ी अच्छी बात है और उससे हौसले भी बुलंद होते हैं। ख़ासकर ये बच्चे गए हुए हैं, बड़े कम एज के हैं, इनको थोड़ी सपोर्ट और इनको क्लैपिंग मिलेगी तो ये और जज्बे से खेलेंगे। और इन्होंने प्रूव किया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, जिस तरह वैस ने कहा, कि गोल्ड मेडल लेके आएंगे और ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग भी अच्छी की है और अच्छा इन्होंने स्टार्ट भी अच्छा कर लिया है। बड़े वाइड मार्जिन से इन्होंने दोनों मैचेस जीते हैं और होपफुली ये यही कंटिन्यू करेंगे और इसी कंटिन्यू करते करते ये गोल्ड मेडल भी लेके बिल्कुल इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं। खुरम, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेवल कितना ज़रूरी होता है? पाकिस्तान के डायनामिक्स देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारा जो है पॉपुलेशन जो है वो हम देखते हैं, ये जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं वो थोड़े अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइव्स, जब आप एक प्लेयर की ज़िंदगी बदल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आप पूरे रीजन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। नहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली खासकर ट्रांसफॉर्मेशन। और जिस तरह से पूअर बैकग्राउंड से आपको पता है ज़्यादातर प्लेयर्स आते हैं, आप जिस गेम में भी देख लें, आप जिस तरह वॉलीबॉल भी देखते हैं, आप क्रिकेट देखते हैं, हॉकी देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, छोटे छोटे विलेजेस से, छोटे छोटे कस्बों से जो है आते हैं प्लेयर्स वगैरह, और आते हैं कि इनको देखें इनकी टोटल लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। जिस तरह से भी हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर की भी बात की थोड़ी देर पहले, तो जब ये प्लेयर्स आते हैं तो इनको टोटली एक इंटरनेशनल लेवल की सारी जो फैसिलिटीज़ मिलती है तो वो आते हैं, अवेयरनेस मिलती है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होनी चाहिए और प्राइवेट लोगों को भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि रिसेंटली मेरी अभी अटक जाना हुआ 2 वीक पहले, तो वहाँ पे एक हॉकी अकेडमी में आपसे ऑफ एयर भी मैंने जिक्र किया था, तो हामिद अली खान साहब हैं, वो अपने तौर पे ख़ासकर वो बच्चे जो रेफ्यूजी बच्चे हैं और वो बच्चे जो पुअर बैकग्राउंड से हैं उनको वो कलेक्ट कर रहे हैं, उस एकेडमी के अंदर लेके जा रहे हैं, उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी दिला रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी अपकमिंग जो है कागिस्तान में अपने खर्चे पे उनको लेकर भी जा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए, हर गेम्स के अंदर आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वो इन्वेस्ट करें। और जिस तरह से डिपार्टमेंट है, खासकर डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। हमारी डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बंद हो गई थी और क्रेडिट जाता है अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने डिपार्टमेंट्स को बहाल किया है और दोबारा री इन्वेस्ट करें। और स्पेशली ये जो हमारे यंगस्टर हैं तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी होगी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जब तमाम क्वार्टर्स मिलकर इस पर काम करेंगे, ख़ास तौर पर स्ट्रीट फुटबॉल टीम जो है इसको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की सपोर्ट हासिल है। वहाँ से भी हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हों या जो यूथ प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं राना मसूद साहब, ये हों, इनकी तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट दी गई। और ये बड़ा ज़रूरी है जब इन बच्चों की पेट्रनेज हम हुकूमती लेवल पर भी देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने कहा कि इन कुछ बच्चों से भी हमारी बात हुई जिन्होंने कहा कि हम एक छोटे से इलाके से जब आते हैं तो हमारे लिए बड़ा डिफरेंट होता है सेटअप, लेकिन जब सपोर्ट साथ होती है तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल है
जो हमें नज़र आता है कि वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट बन जाता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस पूरे प्रोजेक्ट मैदान के साथ मुंसलिक हैं उनको बहुत मुबारकबाद हो। हम अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। अब इख्तिताम पर मैं वॉलीबॉल की ज़रूर बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही है। टूर्नामेंट का स्टार्ट था अंडर 18 की, जब आप बात करते हैं तो कोरिया को हराया और आज खेलना है भारत के साथ, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच है। लेकिन शाह जी क्या कहेंगे इस कारकर्दगी के बारे में ओवरऑल? नहीं वो बड़ा अच्छा वॉलीबॉल, तो मैं कहता हूँ कि पिछले एक साल में इनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। आपने कोरिया को सीनियर लेवल पे भी 2 दफ़ा हराया, और कोरिया की टीम जो है ये कोई इजी टीम नहीं है, एशिया की टॉप टीम्स में है और बड़ा अच्छा इनका स्टैंडर्ड है। और जिस तरह पाकिस्तान ने कल बहुत बहुत क्लोज मैच हुआ, जो लास्ट सेट था वो 15-13 पे जाके इख्तिताम हुआ उसका, क्योंकि लास्ट सेट थोड़ा छोटा होता है, 15 पॉइंट्स होते हैं जीतने के लिए। और पूरा बल्कि मैच जो 5 सेट हुए हैं वो इतने क्लोज हुए हैं कि लगता था कि कोई टीम भी जीत सकती है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात कि ये यंगस्टर हैं और इन्होंने नर्व कंट्रोल किए, और जहाँ इनको पॉइंट लेना था खासकर आखिरी सेट में वहाँ इन्होंने पॉइंट लिया। देखें ये चैलेंज कप अभी जीत के आए हैं कज़ाकिस्तान में, ये टीम बहुत ही अच्छी पोटेंशियल इनमें बड़ा है लड़कों में, और ये आपकी नर्सरी है, यहाँ से आप लेके जाएंगे सीनियर लेवल पे प्लेयर। और इनको अगर यहाँ एक्सपोजर मिल जाता है, इनके लिए कोई ये अचीव कर लेते हैं, और ख़ासकर ये एशियन चैम्पियनशिप में इनकी कोई पोजीशन आ जाती है तो उनका दिल बड़ा हो जाएगा, उनमें एक उनका मोराल बड़ा हाई हो जाएगा, उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा, और वो जाके आपके सीनियर टीम को सर्व जब करेंगे तो वो फिर पीछे देखने वाली बात नहीं, फिर आगे ही चलते जाएंगे और आगे ही। और पाकिस्तान का, मैं अब आपसे पहले भी बात कर रहा था कि पाकिस्तान का इस वक्त क्या होना, एम क्या होना चाहिए पाकिस्तान वॉलीबॉल का, पॉलिसी कि 2028 की जो ओलंपिक्स हैं जो कि LA में हो रही हैं उसके लिए क्वालिफाई करना, और वो क्वालिफाई बिलीव यू मी के कर सकते हैं जिस तरह इनके जो हेड हैं चौधरी याकूब पर्सनल एक इंटरेस्ट लेते हैं और एफर्ट करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं। अगर ये कामयाब हो गए और इसी तरह बिल्डअप करते रहे टीम को, तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा, और क्वालिफाई करना भी फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से बहुत सारी मुबारकबाद। अभी तक टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। बट सना, मोई शाह साहब और खुरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि हमें ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख रहे थे, बल्कि जो हमारा PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल का फेसबुक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर तकरीबन 15,000 लोगों ने हमें ज्वाइन किया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप फेसबुक के थ्रू हमें अब बराह रास्त देख भी सकेंगे, शो का हिस्सा भी बन सकेंगे। बहुत सारे आपके कमेंट्स भी हैं, सवालात होंगे, वो तमाम जितने हमारे शोज़ होंगे मुख्तलिफ उनमें शामिल करते रहेंगे। और आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप तमाम लोग स्पोर्ट्स 360 का एक बहुत अहम हिस्सा है। यही था आज का प्रोग्राम। आपसे कल मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।